नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम अंग्रेजी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय वेरी मोस्ट यूजफुल चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी कर रहे हैं। रिसेंटली अभी हम प्रोनाउन सीरीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम जो एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। Now we shall read the definition and recognize according to Hindi and English. So first of all, let's start according to Hindi. Okay, देखिए, जो सर्वनाम किसी हिंदी वाक्य में व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित या संकेतित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी हिंदी वाक्य में अगर किसी सर्वनाम का प्रयोग दिए गए व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रदर्शित करना हो, उनके बारे में इंडिकेट करना हो या उनको डिमोन्स्ट्रेट करना हो या उनके बारे में पॉइंट आउट करना हो, उनकी ओर संकेत देना हो या संकेत करके ये जताना हो, ये बताना हो कि ये वस्तु है और ये व्यक्ति है, तो उस शब्द के लिए हम जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। अब हम इसको अंग्रेजी के अनुसार देखते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड to point out or demonstrate to the people and things is called demonstrative pronoun। सेम टू सेम वही डेफिनेशन है, बस आपको इसे ट्रांसलेट करना है। देखिए, अगर किसी प्रोनाउन का यूज हम किसी भी दिए गए सेंटेंस में, जैसे कि पीपल या थिंग्स, पीपल का मतलब लोग और थिंग्स का मतलब वस्तु, तो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। तो अगर किसी संज्ञा या नाउन के बारे में उसको डिमोन्स्ट्रेट करना हो, उसे प्रदर्शित करना हो या उसको पॉइंट आउट करना हो या उसे इंडिकेट करना हो, तो उसके लिए जो हम एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखते हैं जिन्हें आप देखकर अच्छी तरह समझ जाएंगे कि हम इनका प्रयोग किस तरीके से डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस, देट, दोज, दीस, सच एंड ईटीसी। अब हम इन एग्जाम्पल का प्रयोग एक सेंटेंस के फॉर्मेट के तौर पर करेंगे और फिर हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हमने इनको यहां पर यूज किया है। देखिए, एग्जाम्पल 1, दिस इज ए किट, दैट इज ए कार, दीज आर मूवीज, दोज आर ट्रीज, सच वर हिज वर्ड्स, सच इज हिज टॉपिक। इन 6 एग्जाम्पल में बताया गया है कि यह एक बिल्ली है, वह एक कार है, ये फिल्में हैं, वो पेड़ है और ऐसे उसके शब्द थे और ऐसा उसका टॉपिक है। ठीक है ना? तो आप क्या देख रहे हैं, हमने इन 6 एग्जाम्पल में एज ए सब्जेक्ट के तौर पे दिस, डेट, दीस, दोज, सच और सच का यूज किया और ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन हैं। और ये कौन से प्रोनाउन हैं? इन्हें कहा जाता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इनका यूज क्यों हुआ है? इनका यूज हमने यहां पर दिए गए नाउन को इंडिकेट करने के लिए किया है। जैसे कि पहले एग्जाम्पल में दिस यहां पर केट को लोकेट कर रहा है, केट यहां पर नाउन है। दूसरे एग्जाम्पल में डेट यहां पे कार को लोकेट कर रहा है। तीसरे एग्जाम्पल में दीज मूवीज को, दोज ट्रीज को, सच वर्ड्स को और सच यहाँ पे टॉपिक को। तो आप देख सकते हैं इन सारे के सारे एग्जाम्पल में जितने भी नाउन जो एट द लास्ट दिए गए हैं उनको इंडिकेट किया जा रहा है, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो इनको पॉइंट आउट करने के लिए हमने जिन एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का यूज किया है उसे हम इंग्लिश में डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनको कह सकते हैं। अब आप देखिए, हमने 5th और 6th एग्जाम्पल में 2 बार सच का यूज किया है। हमने क्यों किया है मैं आपको रिवील करता हूं। देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमने यहां पर वर का प्रयोग किया, दूसरे एग्जाम्पल में हमने यहां पे इच का प्रयोग किया। दोनों एग्जाम्पल में जो हेल्पिंग वर्ब है अलग अलग है, यानी कि पहले के अंदर है यानी कि ए प्लूरल वर्ब और दूसरे में है सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों ही फॉर्मेट में हम सच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल सच के लिए बनाए थे। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपको इस चैप्टर की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच में मेजर डिफरेंस, यानी कि इनके बीच में जो मुख्य अंतर है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लगातार कुछ दिनों से हमारे वेब पोर्टल के ऊपर बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी, उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी। बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर, हम अभी तक, यानी कि हम 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, 12th तक पढ़ते हैं, अभी तक हमारे को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का के बीच में जो मेजर डिफरेंस होते हैं उनके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है कि कैसे हम इन्हें यूज करते हैं, क्या इनका यूज होता है, इनका मीनिंग्स क्या होता है,
कैसे इन्हें सेंटेंस में यूज करना चाहिए, तो सर उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आइए और हमारे को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करिए। इसीलिए आज हमने जो ये वीडियो बनाया है, इस वीडियो में स्पेशली उन बच्चों के लिए हमने एक ऐसी टेबल बनाई है ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आए कि इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या होता है, हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर हमने प्रोनाउन को दो भागों में बांटा है। पहला डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहां पे हमने प्रोनाउन को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है डिमॉन्स्ट्रेटिव और दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी कि एक तो हम इसको पढ़ेंगे प्रोनाउन के तौर पर और एक हम इसे पढ़ेंगे एडजेक्टिव के तौर पे। अब इसे क्यों पढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आपके सामने यहाँ पे 3 रूल्स दिए गए, उनको समझना है, उनको पढ़ना है। देखिए पहला रूल है इट इज यूज्ड फॉर द नाउन। कहने का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम नाउन के लिए यूज करते हैं, संज्ञा के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा इट इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी नाउन, इसका किसी भी संज्ञा या नाउन के पहले यूज नहीं किया जाता है। इट्स मीन इसके साथ हम किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये एज ए नॉमिनेटिव, एज ए सब्जेक्टिव यूज किया जाएगा। दूसरा ये ओनली फॉर नाउन को पॉइंट आउट करता है, केवल नाउन के लिए ही यूज किया जाता है। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्टिव और एज ए नॉमिनेटिव काम करता है। ये हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ये हमेशा नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। इसीलिए हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। इसमें क्या दिया गया है, इट इज यूज्ड विद नाउन, ये नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन के पहले यूज किया जाता है। और दूसरा इट इंडिकेट बी फीचर ऑफ नाउन, और ये नाउन की जो विशेषताएं होती है, उसके जो वर्च्यू होते हैं, उनको ये क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोनाउन होता है उसके कार्य अलग होते हैं और जो एडजेक्टिव होता है उसके काम अलग होते हैं। प्रोनाउन खुद एक सब्जेक्ट होता है और हमेशा खुद एक नाउन के तौर पर रिप्लेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन को रिप्लेस नहीं करता है, बल्कि नाउन के जो फीचर्स होते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है, उसके जो वर्च्यू होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, हमेशा एडजेक्टिव कभी भी सेपरेटली अकेला नहीं आता है, सोलो परफॉर्म नहीं करता है, जबकि वो हमेशा नाउन के साथ यूज किया जाता है और ये विदाउट नाउन यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस थे वो आज पता चल गए होंगे। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखता हूं जहां से आपको इसकी बेहतरीन जानकारी और मिलेगी। देखिए सबसे पहले हम ये 6 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर। देखिए जैसे मैंने कहा, दिस इज ए बुक, दैट इज ए मग, दीज आर रोड्स, दोज आर रोड्स, सच वाज हिज चॉइस, सच वर हिज डीड्स। आप देख सकते हैं हमने जिन वर्ड्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये सारे वर्ड यहाँ पर एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज किए जा रहे हैं। अब आप देखिए ये इनका क्या रोल है। ये यहाँ पर जो नाउन दिए गए हैं पीछे, जैसे कि बुक, मग, रोड्स, रॉड्स, चॉइस एंड डीड्स, इन सारे के सारे नाउन को इंडिकेट करने का काम कर रहे हैं। ये इन नाउन के लिए यूज किए जा रहे हैं, ये इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, ये इनको रिप्लेस करते हैं, पॉइंट आउट करने का काम करते हैं, है ना। तो हम इनको एज ए सब्जेक्टिव फॉर्मेट पे यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए आगे, जैसे दूसरा है आई लाइक दिस बुक, वी टेक ओवर क्लासेस, दीज कॉपीज आर माइन, दोज स्टूडेंट्स आर ओवर्स, सच मेन इज डेंजरियस, सच बॉयज वर नोटी। आप देख सकते हैं हमने इनमें जो वर्ड्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, ये सारे के सारे शब्द जैसे कि दिस, ओवर, दीज, दोज, सच एंड सच, इनके साथ में हमने क्या किया है, इनके साथ हमने नाउन का यूज किया है। देखिए दिस के साथ में बुक, ओवर के साथ में क्लास, दीज के साथ में कॉपीज, दोज के साथ स्टूडेंट्स, सच के साथ में मेन और सच के साथ में बॉयज। तो हमने इनके पीछे जिस नाउन को प्रयोग किया है, ये उस नाउन के फीचर्स को बता रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी एडजेक्टिव आएगा उसके साथ हमेशा नाउन आएगा, ये नाउन के साथ यूज किए जाएंगे और नाउन के फीचर को ये क्वालिफाई करेंगे। जबकि यहां पर देख सकते हैं ये बिल्कुल सेपरेट आ रहे हैं और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ रहे हैं, नॉमिनेटिव फॉर्मेट में आ रहे हैं, और यहां पर ये ओनली फॉर नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये
नाउन के साथ आ रहे हैं और नाउन को इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, ये नाउन के फीचर को क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आपको अच्छी तरह से इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंस है हमने इनको एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को अफेक्टिव बनाएंगे, इनको इजियर बनाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये सारे रूल पढ़ लिए तो मैं क्लेम कर सकता हूं कि आपको इस चैप्टर के बारे में किसी प्रकार की कोई कंक्लूजन नहीं रहेगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगा और आपकी एक बेहतरीन कमांड होगी और आप बिल्कुल फ्रिक्वेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम पढ़ेंगे हम दिस के बारे में। ठीक है ना, दिस का मतलब होता है यह है, यह है। अब दिस का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं वो देख लीजिए। दिस इज यूज टू इंडिकेट और डिमॉन्स्ट्रेट सिंगुलर थिंग्स और पर्सन विच इज नियरर और नियरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा एज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर दिस का प्रयोग हमेशा किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि उसे प्रदर्शित करने के लिए और उसको संकेत देने के लिए प्रयोग करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा वो वस्तु और वो व्यक्ति हमेशा आपके बिल्कुल पास होना चाहिए, नियरेस्ट होना चाहिए और नियरर होना चाहिए, यानी कि नजदीक की किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को दिखाने के लिए, उसकी ओर संकेत देने के लिए हम जिस एप्रोप्राइट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है दिस। अच्छा, दूसरी बात, दिस हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, ये जिस नाउन को पॉइंट आउट करता है, ये जिसको इंडिकेट करता है, वो नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। आप कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे दिस इज ए कार, यहां पर कार एक है। दिस इज ए बॉय, यहां पर एक लड़का है। दिस इज मैन, यहां पर एक आदमी है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक कार, एक लड़के और एक आदमी को इंडिकेट करने के लिए हमने दिस का प्रयोग किया। और हो सकता है कि ये तीनों के तीनों नाउन यहाँ पर नियरर है, नियरेस्ट है, इसीलिए जो नजदीक होता है उसको दिखाने के लिए हमेशा हम दिस का प्रयोग करते हैं। और ये सारे नाउन एक वचन है, सिंगुलर फॉर्मेट में, इसीलिए हम यहाँ पे दिस का प्रयोग करेंगे। सो आई होप आपको पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डेट के बारे में कि डेट का यूज कैसे करते हैं। डेट का मतलब होता है वह है, वह है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए। That is used to indicate or demonstrate singular thing or person which is far and furthest। इसका मतलब यह हुआ कि डेट का प्रयोग हम ऐसे नाउन के लिए करते हैं जो आपसे दूर हो या बहुत ज्यादा दूर हो, किसी भी दूर की चीज या वस्तु या इंसान को या व्यक्ति को दिखाने के लिए। लेकिन होना चाहिए वो एक वचन यानी सिंगुलर, वो भी एक वचन होना चाहिए दिस की तरह, दूर होना चाहिए, बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए। अगर हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं या उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, तो ऐसे नाउन को दिखाने के लिए हम हमेशा डेट का प्रयोग करते हैं। दिस और डेट में सबसे बड़ा फर्क यही है कि दिस का प्रयोग तो बिल्कुल जो नजदीक होता है उसकी वस्तु या व्यक्ति को दिखाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो डेट होता है वो दूर की वस्तु को या दूर के इंसान को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दैट इज ए मैट, दैट इज ए बैट एंड दैट इज ए हैट। आप देख सकते हैं हमने तीनों एग्जाम्पल में मैट, बैट और हेड, ये तीनों के तीनों एक वचन है, सिंगुलर फॉर्मेट में, इसलिए हमने यहाँ पे डेट का प्रयोग किया। और डेट यहाँ पर फार और फर्देस्ट के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दीज का प्रयोग। हम दीज का प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। दीज का मतलब होता है ये, यह नहीं, ये। ठीक है ना, इसका यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। These are used to indicate or demonstrate the plural things or a person which are nearer or nearest। इसका मतलब यह हुआ कि these का प्रयोग ऐसे नाउन के लिए किया जाएगा जो एक से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, 5, 10, 15 यानी नंबरेस हो सकते हैं। अगर वो एक से ज्यादा इंसान हो या एक से ज्यादा वस्तु हो, अगर उसको इंडिकेट करना हो या उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना हो, लेकिन होना चाहिए वो बिल्कुल पास में, एकदम नियरेस्ट यानी बिल्कुल नजदीक। कहने का मतलब किसी भी नजदीक की चीज को या वस्तु को जो एक से ज्यादा हो यानी कि बहुवचन हो, उसको दिखाने या उसको इंडिकेट करने के लिए हम जिस एप्रोप्राइट नाउन का प्रयोग करते हैं उसका नाम है दीज। और दीज का मतलब होता है ये। आप एग्जाम्पल देखिए, दीज आर सॉन्ग्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर डेम्स। इन तीनों एग्जाम्पल में सॉन्ग एक से ज्यादा है, टेबल एक से ज्यादा है, डेम भी एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा है इसका मतलब वो नंबरेस है यानी कि बहुवचन है, और बहुवचन के लिए हमेशा हम दीज का प्रयोग करते हैं। और दीज का प्रयोग हमेशा नजदीक के लिए किया जाएगा, नजदीक की किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को लोकेट करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोज के बारे में कि दोज का यूज कैसे करते हैं।
दोज का हिंदी अर्थ होता है वो, वह नहीं वो। कैसे करते हैं देख लीजिए। दोज आर यूज टू इंडिकेट और डिमोन्स्ट्रेट प्लूरल थिंग्स और ए पर्सन विच आर फार एंड फर्देस्ट। इसका मतलब यह हो गया कि दीज और दोज बिल्कुल सेम है, केवल दीज का प्रयोग पास की किसी भी नजदीक या समीप की चीज को दिखाने के लिए होता है, जबकि इसका प्रयोग किसी भी दूर की वस्तु या व्यक्ति को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। याद रखिएगा, इसका प्रयोग भी सेम टू सेम होगा। अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है, नंबरिस है, तो उसकी संख्या को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर एक से ज्यादा लड़के हैं या एक से ज्यादा टेबल है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको इंडिकेट करना हो, लेकिन अगर वो चीज दूर हो, बहुत ज्यादा दूर हो, तो अगर उसको इंडिकेट करना हो तो उसके लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए। दोज आर कैप्स, दोज आर रिवर्स, दोज आर स्टार्स। आप देख सकते हैं हमने तीनों एग्जाम्पल में कैप्स एक से ज्यादा है, रिवर एक से ज्यादा है, स्टार एक से ज्यादा है, ये तीनों के तीनों बहुवचन है और इसीलिए हमने यहाँ पे दोज का प्रयोग किया और दोज यहाँ पर फार और फरदेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको दीज और दोज भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सच के बारे में कि हम सच का प्रयोग कैसे करते हैं। वैसे तो सच का हिंदी अर्थ होता है ऐसा, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, देख लीजिए। सच used to indicate or demonstrate both singular and plural things or person। इसका मतलब यह हुआ कि सच का प्रयोग हमेशा चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा कोई वस्तु हो, एक से ज्यादा कोई इंसान हो, चाहे एक व्यक्ति हो चाहे एक इंसान हो, चाहे कोई भी एक वस्तु हो, किसी भी फॉर्मेट के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ये हमेशा एक वचन बहुवचन दोनों ही फॉर्मेट में काम करता है। अभी कैसे करेगा मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल बता देता हूं। देख लीजिए, आपके सामने तीन तीन एग्जाम्पल दिए गए हैं। तीन एग्जाम्पल यहाँ पे सिंगुलर के अकॉर्डिंग दिए गए हैं और तीन एग्जाम्पल आपके यहाँ पे नंबरियस प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अब आप एग्जाम्पल देखिए। सच ए मोबाइल इज ए हार्मफुल, ऐसा मोबाइल नुकसानदायी होता है। सच ए कार, ऐसी कार तेज चलती है। सच ए टैंक मे फॉल डाउन, ऐसा टैंक ऐसी टंकी कभी भी गिर सकती है। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पर सच के साथ में एक नाउन का प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल एक है, कार एक है, टैंक एक है, तो एक है इसीलिए हमने इसको कहा है सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो आप इसको सच के साथ यूज कर सकते हैं। यहां पर ये सिंगुलर फॉर्मेट के तौर पे काम करेगा। अब आप देखिए इधर, यानी कि प्लूरल नाउन के तौर पे कैसे यूज करेंगे वो भी देख लीजिए। सच इज मैन, मैन एम एन नहीं है, यहां पे एम ई एन है, ये एक से ज्यादा है। सच इज टेबल्स, यहां पे टेबल एक से ज्यादा है। गर्ल्स एक से ज्यादा है, तो यहां पर तीनों नाउन एक से ज्यादा है यानी कि प्लूरल फॉर्मेट में, तो यहां पर हम सच का प्रयोग एज ए प्लूरल फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मैंने आपके सामने दोनों कंडीशन क्लियर कर दी कि अगर पहला जो नाउन है एक वचन है, उसके पहले आपको डेट का प्रयोग करना है और दूसरे नाउन के पहले हमेशा आपको दिस का प्रयोग करना है। अब ये कब करना है? जब सेंटेंस आपका क्लोज के फॉर्मेट में हो या फिर आपका सेंटेंस कनेक्टेड हो एंड के द्वारा। अब देख सकते हैं यहां पर दोनों ही नाउन को हमने एंड के द्वारा कनेक्ट किया है और एंड यहां पर कंजक्शन के तौर पे काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको दिस और दैट का यूज करना भी आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज, यानी कि दीज का दोज का हम यूज कैसे करते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बस इसको कॉपी कर देना है। कॉपी कैसे करना है? यानी जैसे हमने दिस और दैट का यूज किया था वैसे ही आपको दीज और दोज को कॉपी करना है। अब कॉपी कैसे करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। When two plural nouns are connected with end in the sentence or a clause, these will be used with the first plural noun and those will be used with second plural noun। इसका मतलब भी वही हुआ कि अगर कोई दो नाउन जो एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है, अगर वो दोनों एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से एंड के द्वारा कनेक्टेड हैं किसी भी सेंटेंस में या किसी क्लोज में, तो पहले वाले बहुवचन, पहली वाली बहुवचन संज्ञा है यानी कि जो फर्स्ट प्लूरल नंबर है उसके पहले हम दीज का प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले के पहले हम दोज का प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, देख लीजिए। जैसे काउस एंड हॉर्स आर यूजफुल एनिमल। अब आप देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में दो नाउन है, एक तो काउस है एक हॉर्सेस है। तो पहले वाले
जो पहला वाला है वो एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है, और दूसरा वाला भी एक से ज्यादा है यानी बहुवचन है। एक से ज्यादा गाय, एक से ज्यादा घोड़े, तो दोनों बहुवचन है, एक से ज्यादा है, तो दोनों में हम क्या करेंगे, अब एक से ज्यादा है तो इसके लिए दिस और देट का प्रयोग तो नहीं कर सकते, इसके लिए हम दीज और दोज का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो पहला नाउन है उसके पहले हम दोज का प्रयोग करेंगे, और जो दूसरा नाउन है उसके अंदर दीज का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी करना। पहले नाउन में हमने यहां पे देट का प्रयोग किया, तो यहां पर हमारे को दोज का प्रयोग करना है। यहां पर दूसरे वाले के पहले दिस का प्रयोग किया, तो हमने यहां पे दूसरे वाले के पहले दीज का प्रयोग किया। बिल्कुल कॉपी करना है, केवल इतना से ध्यान रखना है कि ये हमेशा एक के लिए आता है, और ये हमेशा एक से ज्यादा के लिए आता है। ये हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, तो ये हमेशा प्लूरल के लिए आएगा। अब आपको एक हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहां पर एक मिसप्रिंट हो गया है, उसके लिए आई एम सो वेरी सॉरी। यहां पर लिखा हुआ है कि दीज विल बी यूज विद द फर्स्ट प्लूरल नाउन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस फर्स्ट प्लूरल नाउन के लिए हम यहां पर दोज का प्रयोग करेंगे, यहां पर दोज आएगा, दीज की जगह आपको दोज का प्रयोग करना है। और जो सेकंड जो प्लूरल नाउन होता है उसके लिए आपको यहां पर दीज का प्रयोग करना है। हमने एग्जाम्पल बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किए हैं, बस यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, कंप्यूटर की मिस्टेक हो गई थी यहां पर टाइपिंग के दौरान में, तो उसके लिए मैं वापस सॉरी चाहता हूं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है कि जो पहला वाला जो नाउन होता है उसके लिए आपको दोज का प्रयोग करना है, और दूसरे वाले नाउन के पहले आपको दीज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। यहां पर भी मिसप्रिंट हो गया था, इसके लिए भी हम आपसे सॉरी मांगते हैं, ठीक है ना। यहां पर देट की जगह देन का प्रयोग करना है, और यहां पर भी देन, यहां तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, यहां पर भी आपको देन का प्रयोग करना है। देन का मतलब होता है के बजाय। अब देख लीजिए, द क्लाइमेट ऑफ सिटी, यानी कि शहर का जो क्लाइमेट है, यानी कि जो मौसम है, ठीक है, इज बेटर देन दैट ऑफ विलेज, यानी गांव के बजाय। अब डेट ऑफ किसके लिए आया, डेट ऑफ रिप्लेस कर रहा है द क्लाइमेट ऑफ सिटी, यानी कि अगर आप इसको कंपेयर करते तो इस जगह भी आपको द क्लाइमेट ऑफ सिटी लगाना पड़ता, ठीक है ना। तो इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए हमने दैट ऑफ का यूज किया। हमने रिप्लेस किसको किया, द क्लाइमेट ऑफ को। तो द क्लाइमेट ऑफ दोबारा यूज ना करना पड़े, इसलिए हमने यहां पे दैट ऑफ का प्रयोग कर दिया। अब दैट ऑफ हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो सिटी है और जो विलेज है वो दोनों के दोनों एक वचन है, यानी कि सिंगुलर फॉर्मेट में है। सिटी भी एक है, विलेज भी एक है, तो एक के लिए हम हमेशा दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, यहां पर शहर और गांव के तापमान के बीच में, उनके मौसम के बीच में हम यहां पर डिफरेंटिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर दोनों का कंपैरिजन करने के लिए भी आपको पता है हम डेट का प्रयोग करते हैं, तो हमने कंपैरिजन किया। दूसरी बात, इसके रेपिटेशन को रोका। रेपिटेशन मतलब यहां इस जगह हमें वापस क्लाइमेट ना लगाना पड़े, इसलिए हमने यहां पे डेट ऑफ का प्रयोग कर दिया। इसके बाद दूसरे एग्जाम्पल देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी। अब यहां पे स्ट्रीट्स का मतलब गलियां, गली नहीं गलियां, गलियां एक से ज्यादा है ना। तो द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी आर वाइडर देन दोज ऑफ विलेज। अब देख सकते हैं हम यहां पर शहर और गांव, शहर और गांव के यहां पे उन दोनों की गलियों की, जो गांव की गलियां हैं, शहर की गलियां हैं, उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जो गांव की गलियां हैं, जो शहर की गलियां हैं, उसके बीच में कंपैरिजन क्या हो रहा है कि जो शहर की जो गलियां होती है वो गांव की गलियों से ज्यादा चौड़ी होती है, तो हमें दोबारा द स्ट्रीट लगाना पड़ता। इसीलिए इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पे दोज ऑफ का यूज कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि हमें द स्ट्रीट ऑफ को दोबारा यूज ना करना पड़ा। अब हमने यहाँ पे दोज ऑफ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स एक से ज्यादा है, गलियां एक से ज्यादा है। और पहले वाले सेंटेंस में हमने यहाँ पे डेट का प्रयोग क्यों किया, डेट ऑफ का, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट एक है। जब क्लाइमेट एक होता है तो उसके लिए हम दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक वचन है। और यहाँ पे स्ट्रीट्स एक से ज्यादा है, और जब एक से ज्यादा होता है तो उसको दिखाने के लिए हम दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रूल्स भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैप्टर को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।